विदेश मंत्री महोदय, इस साल फिर से हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। जब मुझे पिछले साल इसी मंच पर आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला था, तो बाद में हर किसी ने यही कहा कि वे आपको पहले वास्तव में नहीं जानते थे। वे आपको एक शख्सियत के रूप में जानते थे। वे आपको आपकी प्रतिष्ठा से जानते थे, लेकिन वे आपको एक व्यक्ति या एक नेता के रूप में नहीं जानते थे। वापस आने के लिए धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 1 साल में आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। और विदेश मंत्री के रूप में एलियट फ्रीडमैन आपके लिए बेहतरीन काम करते हैं, जिसे फॉलो करना चाहिए। अब वो अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, आपकी गतिविधियों के बारे में हम जो देखते हैं, वह वास्तव में समझ से परे है। कोला कोलो का बोध, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए सबसे पहले लेबनान के बारे में बात करते हैं। तो लेबनान ने वास्तव में कभी भी इजराइल के साथ शांति नहीं देखी है, हालांकि एक ऐतिहासिक संबंध है। आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस पर हिजबुल्लाह का कब्जा हो गया, सब कुछ बदल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल लेबनान के साथ आपसी समझ चाहता है। आप क्या देखते हैं? आपकी दृष्टि क्या है? क्या संभव है? असल में हमारा लेबनान के साथ 1983 में शांति समझौता हुआ था। कुछ ही समय बाद जब हमने वॉशिंगटन डीसी में लेबनान के साथ ये बातचीत शुरू की थी, बशीर जुमाइल की हत्या कर दी गई थी। मैंने देखने के लिए कहा और मैंने 80 के दशक का पिछला शांति समझौता देखा, जो वास्तव में काफी अच्छा था। ज्यादा बदलाव जरूरी नहीं था, लेकिन सच तो ये है, हमारी समस्या लेबनान नहीं है। हमारे बीच कुछ छोटे मोटे सीमा विवाद हो सकते हैं, जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। समस्या हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान के लिए और इजराइल के लिए बनी रहती है। हिजबुल्लाह नंबर 1 बाधा है। लेबनान के भविष्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए और इजराइल की सुरक्षा के लिए। तो ये एक आपसी चुनौती है। आमतौर पर हम बयान सुनते हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बयान सुनता हूं कि इजराइल लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ये सच नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान की संप्रभुता का हनन कर रहा है। ईरान लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कुछ महीने पहले ईरानी राजदूत को बेरूत से निष्कासित करने का फैसला किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई ये है, और बहुत लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेबनान ईरानी कब्जे में है, हिजबुल्लाह के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी कब्जे में। लेबनान की जमीन पर लेबनानी सेना से भी ज्यादा ताकतवर एक सेना है, जो है हिजबुल्लाह। और यही असली समस्या है, और यही आपसी समस्या है। और मुझे उम्मीद है कि आज वॉशिंगटन डीसी में जो बातचीत फिर से शुरू हो रही है, उसके जरिए हम उस साझा आधार पर एक साझा भविष्य बना पाएंगे। लेबनान के बारे में एक और सवाल। तो इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों का उचित जवाब दे रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है और यहाँ इजराइल में संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। जब इजराइल जवाब देता है, तो वो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है। आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा लगता है जब दुनिया भर के लोग सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से कहते हैं कि मत करो? सबसे पहले हम सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, हमने वर्तमान युद्ध विराम को स्वीकार किया है। हमने कहा है कि जब तक दूसरी ओर से उल्लंघन नहीं होगा, हम सम्मान करेंगे। फिर हमें अपनी रक्षा करनी होगी, ये स्पष्ट है। लेकिन लगभग हर कोई संदर्भ को समझ नहीं पा रहा है। संदर्भ ये है कि हमने 26 साल पहले, यानी साल 2000 में लेबनान से पूरी तरह से वापसी कर ली थी। एहूद बराक तब प्रधानमंत्री थे। हम नीली रेखा तक लौट गए थे। पिछले 26 सालों से हम लेबनान की धरती से होने वाले हमलों का निशाना बने हुए थे।
इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को लेबनान से हुई थी और हमारे ऊपर भारी मात्रा में रॉकेट, मिसाइलें, ड्रोन दागे गए थे। हमने इसकी शुरुआत नहीं की थी, हिजबुल्लाह ने ये शुरू किया था। और जितना कि वे 8 अक्टूबर 2023 को हमारे ऊपर हमास के हमले के बाद शामिल हुए, वे शामिल हो गए। तो ये है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और देश है जो अपने नागरिकों पर पड़ोसी क्षेत्र से हमले स्वीकार करेगा, और हम भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर संभव हो तो अब यूरोपीय संघ की ओर बढ़ें। आप एक बहुत सक्रिय विदेश मंत्री रहे हैं, जाते हुए, स्वागत करते हुए, आमंत्रित करते हुए, संवाद करते हुए और आलोचना भी करते हुए। हाल ही में आपने एक यूरोपीय संघ की सरकार और उनके कुछ प्रतिनिधियों के साथ बहुत सख्त रुख अपनाया। हमें बताइए कि यूरोपीय संघ और इजराइल के संबंधों के भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है, और आपने हाल ही में जो कड़ा रुख अपनाया उसके पीछे क्या वजह थी? सबसे पहले हमारे पास कल और आज ही यूरोपीय संघ के एक कमिश्नर स्विट्जर की सफल यात्रा हुई। वो भूमध्य सागरीय कमिश्नर हैं और उनके साथ बहुत अच्छी, खुली और ईमानदार चर्चा हुई। पिछले गुरुवार को जो फैसला मैंने लिया था वह यूरोपीय संघ के खिलाफ नहीं था। ये एक विशेष कमिश्नर के खिलाफ था जिसने कहा था कि इज़राइल एक रंगभेदी राज्य है, और मैंने उससे एक हफ्ता पहले निजी तौर पर कहा था कि वो इस बारे में कुछ करे। उसने जवाब नहीं दिया था। और वो कह सकती थी, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कह सकती थी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कह सकती थी, मैं अपनी इन बातों पर कायम हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब इस तरह का आरोप इज़राइल पर लगाया जा रहा है, जो मध्य पूर्व का एकमात्र लोकतंत्र है जहां उसके अरब नागरिकों को पूरी और समान अधिकार मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस राज्य का विदेश मंत्री होने के नाते चुप रह सकता हूं और ऐसे व्यवहार कर सकता हूं जैसे मेरे राज्य के खिलाफ ऐसा कहना कोई वैध बात है। और इसलिए मेरे पास विकल्प नहीं था। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैंने चुना हो। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा संवाद को प्राथमिकता देता हूं। एक समय था जब विदेश मामलों की इस उच्च प्रतिनिधि के साथ मेरा अच्छा संवाद था, लेकिन हमें एक देश के रूप में भी लाल रेखाएं खींचनी होंगी। एक और बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। मैंने ये बात कल बैठक में भी कही थी। हम संवाद के पक्ष में हैं, हम तैयार हैं। हम वैसे भी, हमें हमारी आलोचना सुनने की आदत है, कम से कम इतना तो है ही। लेकिन एक संवाद नहीं है कि दूसरी तरफ हमारे लिए राजनीतिक स्थिति तय कर सकती है, खासकर जब वे हमारे बहुत मूल राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हों। वहां हमें अपने हितों पर अडिग रहना चाहिए और अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर यही दृष्टिकोण रहेगा, और मैं कह सकता हूं कि कम से कम कल की बैठक में यही दृष्टिकोण था, तो हम एक साझा आधार पा सकते हैं। हम इसमें रुचि रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये यूरोपीय संघ के लिए इज़राइल से अच्छे संबंध रखना जरूरी है। उनके पास इससे बेहतर नहीं है। इस क्षेत्र में उनके पास इससे बेहतर दोस्त नहीं है जो उनके मूल्यों और रुचियों को साझा करते हैं। लेकिन जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ की बात को बस मान लें। ये एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, एक ईमानदार चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन जब बात हमारी आती है, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। वे कहते हैं कि बस्तियां अवैध हैं। वे अकेले नहीं, पर ऐसा कहते हैं। यही उनका नजरिया है। हम कह रहे हैं यह सच नहीं। और हमारे पास मुझे लगता है एक वैध कानूनी तर्क है जो बेलफोर घोषणा से शुरू होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ग्रह पर कोई और राष्ट्र इससे बेहतर है। यहूदी लोगों से बेहतर और दस्तावेजी सबूत अपने देश पर अधिकार के लिए किसी और के पास नहीं है। और उनका इस बारे में 1967 से अब तक की सभी इजराइल सरकारों से मतभेद है, क्योंकि 1967 से अब तक की सभी इजराइल सरकारें, जब हमने अपनी जमीन के इस हिस्से को आजाद कराया और साथ ही अपनी राजधानी का हिस्सा भी, हमारी राजधानी का हिस्सा भी उस अधिकार के पक्ष में थी। ये अधिकार, ये मूलभूत अधिकार कि हम हर जगह रह सकते हैं। और इसे लागू कैसे किया जाए, ये एक और सवाल है जिस पर हमारी सरकार को हमेशा सोचना चाहिए। इसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेकिन हमारे पास ये अधिकार है। और चाहे बाकी देश कुछ भी करें, इससे इज़राइल की कोई भी भविष्य की सरकार नहीं बदल सकती। और ये वर्तमान सरकार भी कोई अपवाद नहीं है। धन्यवाद। अब लैटिन अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। आप भविष्य को कैसे देखते हैं? और कोलंबिया में एक इजराइल समर्थक उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने को आप कैसे समझते हैं? कोलंबिया के निर्वाचित राष्ट्रपति इज़राइल के बहुत अच्छे मित्र हैं, और यहूदी लोगों के भी। मैं उन्हें जानता हूं। 6 महीने पहले ब्यूनस आयर्स में मिला था। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी एक अच्छा सहयोगी होंगे। ये वर्तमान राष्ट्रपति से पूरी तरह विपरीत है। लेकिन एक बात है, इसलिए मैं निश्चित हूं कि मैंने उन्हें यरूशलेम आने के लिए आमंत्रित किया, यहां तक कि उनके शपथ ग्रहण से पहले, जो 7 अगस्त को होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने शपथ ग्रहण से पहले ही इज़राइल आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसके सामने हैं। कोलंबिया के साथ हमारे संबंधों का ये सबसे अच्छा समय है। लेकिन पूरी तस्वीर और भी ज़्यादा उत्साहजनक है जब आप देखते हैं कि पेरू, होंडुरास, चिली, बोलीविया के चुनावों में क्या हुआ। मैं बस पिछले साल की बात कर रहा हूँ। साथ ही अर्जेंटीना में संसदीय चुनाव। मेरा मतलब है बदलाव सही दिशा में जा रहा है। और मैंने अपने मंत्रालय के लिए इस साल 2026 को लैटिन अमेरिका का वर्ष घोषित किया है, और हम इसमें बहुत निवेश करेंगे। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए और भी अधिक निवेश करेंगे, और हम ये कर रहे हैं। उसी रुचि के साथ जैसे हमारे अमेरिकी मित्र करते हैं, जिनके लिए पश्चिमी गोलार्ध उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए ये एक बेहद मित्रवत महाद्वीप हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ऐसा ही होगा। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपको इजराइल की बदनामी के खिलाफ खड़े होने, उसकी अच्छी छवि की पूरी दुनिया में रक्षा करने और उसकी निंदा को बर्दाश्त न करने के लिए सराहा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आंशिक रूप से आपको इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि आप दुनिया भर की सरकारों से भी संपर्क कर रहे हैं, उन्हें यरूशलेम आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, और यहाँ तक कि दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी खोल रहे हैं? खैर, इस काम में आपको सक्रिय रहना ही चाहिए। मैं अपना सारा समय केवल इज़राइल के खिलाफ पहलों को रोकने में ही लगा सकता था, जो कि मैं आमतौर पर करता हूं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि आप कुछ मोर्चों पर प्रगति कर रहे हैं, वो भी सबसे चुनौतीपूर्ण समय में। अगर मैं लूंगा
आपके द्वारा बताए गए 2 बिंदुओं में से जब मैंने मंत्रालय में प्रवेश किया था तब हमारे पास यरूशलेम में 5 दूतावास थे। आज हमारे पास 8 हैं। मेरे पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि यरूशलेम में दूतावासों की संख्या को दुगना कर दूं, यानी अपनी अवधि के अंत तक 10 कर दूं। और मुझे पहले से ही पता है कि अगला 2 देश कौन से होंगे। दूसरा, की और जगहों तक पहुंचना। मैंने पहले ही 4 दूतावास खोले हैं। नए दूतावास मोल्दोवा, एस्टोनिया, जाम्बिया, फिजी में। अगला दूतावास 2 महीनों के भीतर स्लोवेनिया में खोला जाएगा। तो हम इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी पहुंच और अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं और कई देश हैं। साफ कहूं तो मुझे चुनना पड़ता है क्योंकि कई देश चाहते हैं कि इज़राइल दूतावास खोले और मुझे ज़रूर करना पड़ता है। हर सरकार जानती है कि संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। आपको चुनना ही पड़ता है। मेरे पास उम्मीदवार हैं और हमारे पास अच्छे देश हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। और इन बेहद चुनौतीपूर्ण समय में भी हम कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपकी सेवा और नेतृत्व के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन चुनौतीपूर्ण समय में अपने देश की सेवा कर रहा हूँ।